नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं जो हमें कुछ नोट से मिली है। लगता है किसी बॉलीवुड फिल्म की कहानी है। किरदारों के बीच का टकराव इसमें बहुत बहुत तीव्र है। हाँ बिल्कुल। एक तरफ है विक्रमादित्य भोंसले, एक पावरफुल पॉलिटिशियन का बेटा जिसे लगता है बस दुनिया उसी की है। और दूसरी तरफ है अदा रंधावा, कामयाब इंडिपेंडेंट बॉलीवुड सुपरस्टार। राइट। कहानी का जो सेंट्रल थीम है वो है जुनून, जिसे हम दीवानगी कह सकते हैं, जो खतरनाक हद तक बढ़ जाती है। हाँ, ऑब्सेशन। हाँ, ऑब्सेशन। तो आज कोशिश करेंगे कि इस कहानी को थोड़ा खोलें, किरदारों की साइकोलॉजी समझें और देखें कि ये जुनून, ताकत और बदले की कहानी हमें क्या सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ किरदारों की नहीं है, ये असल में ताकत का खेल, वो जिसे एंटाइटलमेंट कहते हैं, हक जताने की भावना। हाँ। और जुनून का जो अंधेरा पहलू होता है उस पर भी रोशनी डालती है। मतलब ये थीम्स अक्सर आती हैं फिल्मों में, पर यहाँ जिस तरह से बुनी गई हैं वो इसे खास बनाती हैं। खास तौर पे कैसे वो पर्सनल जुनून सोशल पावर के साथ मिलके खतरनाक हो जाता है। देखते हैं ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है। तो कहानी शुरू होती है विक्रमादित्य भोंसले से। हाँ। अब देखिए, गणपत राव जैसे बड़े राजनेता का बेटा होना, मतलब बचपन से ही उसे ये सिखाया गया कि भाई तुम्हारी हर इच्छा, हर जिद पूरी होगी। बिल्कुल। ये सिर्फ बिगड़ा हुआ होना नहीं है, ये एक गहरी सोच है कि दुनिया मेरे इर्द गिर्द घूमती है, नियम मेरे लिए हैं ही नहीं। हाँ, ये क्लासिक केस है एंटाइटलमेंट का। ये सिर्फ जिद नहीं होती, एक विश्वास होता है कि आप दूसरों की फीलिंग्स, उनकी हाँ या ना, सबसे ऊपर है, आपकी इच्छा ही सब कुछ है। सही। जैसे सड़क का ट्रैफिक भी शायद उसके लिए रुक जाना चाहिए, वो वाली मानसिकता। एग्जैक्टली। और ऐसे इंसान की लाइफ में टकराव तब आता है जब कोई उसकी इस सोच को चैलेंज करता है। सिर्फ एक कामयाब बॉलीवुड स्टार नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, अपने फैसले खुद लेती है और शायद विक्रमादित्य जैसे लोगों से एकदम अलग दुनिया में रहती है, जहां मेहनत और टैलेंट की कदर होती है। विक्रमादित्य को उससे पहली नजर में प्यार हो जाता है, या कम से कम वो यही समझता है। और यहीं पर कहानी का पहला दिलचस्प मोड़ आता है। क्या ये वाकई प्यार है या किसी खूबसूरत जो चीज मिल नहीं सकती आसानी से, उसे पाने की इच्छा है? हाँ। क्योंकि जिस तेजी से ये फीलिंग, जुनून, वो दीवानगी में बदलती है, वो साफ बताता है कि यहाँ अदा एक इंसान कम और विक्रमादित्य के ईगो के लिए एक ट्रॉफी ज्यादा बन जाती है। बिल्कुल। सम्मान, सहमति, उसकी अपनी मर्जी, ये सब विक्रमादित्य के लिए जैसे मायने ही नहीं रखते। उसे बस अदा चाहिए। हाँ। अब अदा जाहिर है वो इस नजरिए को पहचान लेती है। वो थोड़ी समझदार है। बिल्कुल। वो विक्रमादित्य के प्रस्ताव को साफ और सख्ती से मना कर देती है। उसके लिए शायद प्यार का मतलब है बराबरी, सम्मान, न कि किसी की प्रॉपर्टी बन जाना। सही बात है। उसे विक्रमादित्य का रवैया बहुत एरोगेंट, कंट्रोलिंग लगता है। उसे लगता है ये आदमी ना सुनने का आदी ही नहीं है। और विक्रमादित्य के लिए ये ना सिर्फ एक रिजेक्शन नहीं है, ये उसके पूरे वजूद पर, उसकी आइडेंटिटी पर हमला है। सोचिए, जो इंसान ये मानकर बड़ा हुआ हो कि उसे कभी ना सुनना ही नहीं पड़ेगा। हाँ, उसके लिए बर्दाश्त करना नामुमकिन जैसा हो जाता है। और यहीं से उसका वो जो सो कॉल्ड प्यार था, वो अपना रंग बदलना शुरू करता है। ये जुनून अब रिवेंज की शक्ल लेने लगता है, क्योंकि उसकी नज़र में अदा ने उसे ठुकरा कर उसकी बेइज्जती की है। बिल्कुल। वो हार मानने वाला नहीं है। उसका ईगो, उसका जुनून उसे एक बहुत खतरनाक रास्ते पर ले जाता है। अदा को जीतने की उसकी जो कोशिशें हैं वो अब जहरीली और विनाशकारी हो जाती हैं। हाँ, वो सीधे लड़ने के बजाय अपनी पॉलिटिकल पावर, अपने रसूख का इस्तेमाल करता है। तो यहाँ कहानी सिर्फ दो लोगों के बीच की नहीं रहती, अब नहीं रहती। इसमें वो पावर का एंगल आ जाता है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। विक्रमादित्य का जुनून सिर्फ उसका पर्सनल पागरपन नहीं रहता, वो उसे एक इंस्टीट्यूशनल वेपन, मतलब एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। हाँ, सही कहा। अदा की फिल्में रुकवाना, उसके परिवार को डराना धमकाना, उसे इंडस्ट्री में बिल्कुल अकेला कर देना, ये सब सत्ता का नंगा नाच है। ये दिखाता है कि कैसे पर्सनल हवस और सोशल पावर मिलके किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा मतलब जो चीज परेशान करती है वो ये है कि इस पूरी तबाही के दौरान विक्रमादित्य अपने एक्शंस को जुनूनी प्यार का नाम देता रहता है। हाँ, ये तो कमाल है। वो अदा से मिलता है, शायद ये जताने कि वो अब भी उससे प्यार करता है, और पूछता है कि तुम मेरा प्रस्ताव क्यों नहीं मान लेती। हाँ, ये कॉन्ट्रडिक्शन बहुत गहरा है। शब्द प्यार के हैं लेकिन काम नफरत और बर्बादी वाले। ये एक तरह की
साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन भी है। वो अपनी हिंसा को प्यार का चोला पहनाकर न सिर्फ दुनिया को बल्कि शायद खुद को भी धोखा दे रहा है। हो सकता है। ये कहना कि मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये असल में विक्टिम को और ज्यादा तोड़ने का तरीका है। ये उसके जुल्म को एक अजीब सी रोमांटिक शक्ल देने की कोशिश है, जो असल में बहुत बहुत डरावनी है। बिल्कुल। उसके शब्दों और कर्मों में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, वो खाई बहुत बड़ी और खतरनाक है। अदा के लिए ये सब झेलना मतलब असहनीय हो जाता है। करियर खत्म, परिवार खतरे में, और जो आदमी ये सब कर रहा है वो इससे प्यार कह रहा है। वो इमोशनली, मेंटली टूटने की कगार पर पहुंच जाती है। और इसी हताशा में वो एक ऐसा कदम उठाती है जो कहानी को एक बिल्कुल नए और शॉक करने वाले मोड़ पर ले जाता है। हाँ, वो पब्लिक में आके जो ऐलान करती है वो कहानी के सेंटर को हिला देता है। एक बड़ा पब्लिक इवेंट होता है और वहां अदा ऐलान करती है कि जो कोई भी विक्रमादित्य भोंसले को मारेगा वो उसके साथ एक रात बिताएगी। बाप रे! ये ऐलान वहां मौजूद हर किसी को मतलब सुन कर देता है। ये एक एक्सट्रीमली ड्रामेटिक और नैतिक रूप से बहुत कॉम्प्लेक्स मोमेंट है। ये अदा की चरम हताशा को दिखाता है, पर सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ बदला लेने का तरीका है या सिस्टम से हारी हुई एक औरत की मदद की चीख है, चाहे वो कितनी ही अजीब क्यों ना हो, या फिर ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन का रास्ता है, क्योंकि इस ऐलान के बाद उसकी अपनी जिंदगी भी तो हमेशा के लिए बदल जाएगी। ये सोचने वाली बात है। इस एक घोषणा से वो जो पावर बैलेंस था वो अचानक बदल जाता है। जो अब तक विक्टिम थी, शिकार थी। हाँ, शिकार थी, अब वो एक तरह से शिकारी बन जाती है, या कम से कम शिकारियों को उकसाने वाली। उसके हाथ में अब एक अजीब और खतरनाक किस्म की ताकत आ गई है। हाँ, लेकिन ये ताकत बहुत संदिग्ध है। ये मॉरल ग्राउंड्स पर कई सवाल खड़े करती है। क्या अपने ओप्रेसर को, अपने उत्पीड़क को मारने के लिए खुद को इनाम के तौर पर पेश करना सही है? कहानी शायद यहाँ ये दिखा रही है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो इंसान किस हद तक जा सकता है। ये हताशा की इंतहा है, जहां सही गलत के मायने शायद खो जाते हैं। ये सवाल उठाता है कि न्याय पाने के लिए इंसान कौन सी सीमाएं लांघ सकता है। और इस घोषणा का असर वो तो फौरन होता है। शहर में अफरा तफरी मच जाती है। जाहिर है, पैसे का लालच और एक फेमस सुपरस्टार के साथ रात बिताने का मौका, इन दोनों चीजों ने मिलकर कई लोगों को विक्रमादित्य का शिकारी बना दिया। कहानी अब एक जुनून वाली प्रेम कहानी से बदलकर एक हाई स्टेक रिवेंज थ्रिलर बन जाती है। विक्रमादित्य अपने वफादार दोस्त संजय के साथ लगातार हमलों का सामना करता है। यहाँ एक और दिलचस्प साइकोलॉजिकल पहलू है। नोट्स के हिसाब से विक्रमादित्य को अपनी जान के खतरे से ज्यादा इस बात से तकलीफ होती है कि अदा उससे इतनी नफरत करती है कि उसने उसे मारने का कॉन्ट्रैक्ट निकाल दिया। अच्छा। हाँ, ये उसके नार्सिसिज्म को, उसके अहंकार को फिर से चोट पहुंचाता है। उसके लिए अदा की नफरत शायद मौत के डर से भी बड़ी सजा है। ये उसके किरदार की कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाता है। क्या उसके अंदर वाकई अदा के लिए कोई भावना थी, चाहे वो कितनी भी बिगड़ी हुई क्यों ना हो, या ये भी उसके ईगो का ही एक रूप है कि वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि कोई उससे इतनी नफरत कैसे कर सकता है? ये इंटरप्रिटेशन का सवाल है। बिल्कुल, कहानी शायद जानबूझकर यहाँ थोड़ी अस्पष्टता रखती है। क्या उसका दर्द अदा की नफरत से है, या इस बात से कि वो अब अदा को कंट्रोल नहीं कर सकता, यहाँ तक कि उसकी नफरत को भी नहीं। ये शायद ऑडियंस या पढ़ने वाले की समझ पर छोड़ा गया है। हाँ, कहानी अपने अंत की तरफ बढ़ती है। इस सारे खून खराबे और हंगामे के बीच एक फाइनल टकराव होता है। नोट्स में एक खास बात लिखी है कि फिल्म कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश करती है कि इतने अंधेरे और जहरीलेपन के बावजूद विक्रमादित्य का जुनून अपने बिगड़े हुए रूप में ही सही, पर शायद कहीं ना कहीं शुद्ध था। यहाँ तक कि सेल्फ सैक्रिफाइसिंग, आत्म बलिदान वाला ये पहलू थोड़ा चौंकाता है ना? हाँ, ये पहलू बहुत कंट्रोवर्शियल हो सकता है और इस पर बात करना जरूरी है। शुद्ध जुनून या आत्म बलिदान वाला प्यार कहकर क्या कहानी विक्रमादित्य के कर्मों को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है? हाँ, यही सवाल है। या ये सिर्फ उसके नजरिए को दिखाने की कोशिश है कि वो खुद अपने जुनून को कैसे देखता था? ये एक बहुत बहुत फाइन लाइन है। अगर इसे ठीक से हैंडल न किया जाए तो ये टॉक्सिक बिहेवियर को रोमांटिक बनाने जैसा लग सकता है। मतलब ये कि क्या कहानी उसके जुनून की भयावहता दिखा रही है या अनजाने में उसे ग्लोरीफाई कर रही है? बिल्कुल।
ये कहानी कहने वाले की नीयत और उसके एग्जीक्यूशन पर निर्भर करता है। क्या एंड हमें विक्रमादित्य के लिए सिंपथी महसूस करने पर मजबूर करता है, या हमें उसकी ट्रेजेडी पर सोचने पर एक अच्छा नैरेटिव दोनों कर सकता है। सही। लेकिन यहाँ खतरा ये है कि प्यार में पागल आशिक का जो ट्रोप है वो अक्सर खतरनाक बर्ताव को अनदेखा करने का बहाना बन जाता है। कहानी का अंत, जैसा नोट्स में बताया गया है, जहाँ विक्रमादित्य के जुनून और अदा की नफरत और दर्द का दुखद अंत होता है, वो शायद दीवानगी की जो स्थायी और विनाशकारी शक्ति है उसी पर जोर देना चाहता है। तो कुल मिलाकर हमने एक ऐसी कहानी की परतें देखी जो जुनून से शुरू हुई, फिर हक जताने, बर्बादी और बदले के खतरनाक रास्तों से गुजरी और एक दुखद अंत तक पहुंची। हमने देखा कि कैसे किरदारों की दीवानगी उन्हें ऐसे मोड़ पर ले आई जहां प्यार और नफरत, शिकार और शिकारी, इनके बीच की रेखाएं धुंधली हो गईं। तो इस पूरी बातचीत से हम क्या समझें? देखिए, ये कहानी कई गहरे सवाल छोड़ जाती है। पहला तो यही कि तीव्र गहरे जुनून और खतरनाक विनाशकारी जुनून के बीच कितनी महीन रेखा होती है। कब प्यार का एहसास कब्जा करने की इच्छा बन जाता है। दूसरा, शक्ति और अहंकार का नशा इंसान को किस हद तक गिरा सकता है, खासकर जब उसे रिजेक्शन का सामना करना पड़े। विक्रमादित्य का किरदार इसका एक एक्सट्रीम उदाहरण पेश करता है। और अदा का किरदार उसकी यात्रा में क्या बताती है? अदा की यात्रा दिखाती है कि लगातार जुल्म और नाइंसाफी किसी इंसान को कैसे तोड़ सकते हैं और उसे कैसे हताशा भरे कदम उठाने पर मजबूर कर सकते हैं। सही। उसका बदला लेने का तरीका नैतिक रूप से सवालों के घेरे में हो सकता है, बिल्कुल, लेकिन वो उस सिस्टम पे भी सवाल उठाता है जो उसे न्याय नहीं दे पाया और उसे इस हद तक जाने पर मजबूर होना पड़ा। ये विक्टिम की साइकोलॉजी और उसकी एजेंसी पे भी सोचने को मजबूर करता है। क्या उसका कदम शक्तिहीनता का प्रतीक है या शक्ति हासिल करने का एक बिगड़ा हुआ तरीका? तो अंत में ये कहानी सिर्फ एक थ्रिलर या लव स्टोरी नहीं, बल्कि इंसानी जज्बातों की उलझनें, सत्ता का गलत इस्तेमाल और बदले के क्या नतीजे हो सकते हैं, उसका एक आईना है। बिल्कुल। निष्कर्ष के तौर पर ये कहानी हमें असहज करती है और शायद यही इसका मकसद है। ये हमें उन अंधेरे कोनों में झांकने पर मजबूर करती है जहां प्यार जुनून बन जाता है और न्याय की तलाश खुद विनाश का कारण। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम ऐसी कहानियों को कैसे देखते हैं और इनमें जो किरदार हैं और उनके जो काम हैं उनकी व्याख्या कैसे करते हैं। और शायद एक सवाल जो सुनने वाले अपने साथ ले जा सकते हैं वो ये है कि ऐसी कहानियों में जहां नैतिकता की सीमाएं कितनी धुंधली हो जाती हैं, क्या किसी भी किरदार से पूरी तरह सहमत या असहमत हुआ जा सकता है, या ये हमें सिर्फ इंसानी फितरत की जो जटिल और अक्सर विरोधाभासी प्रकृति है उसे स्वीकार करने पर मजबूर करती हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है। शायद सहानुभूति और समझ सहमति से ज्यादा जरूरी हैं जब हम ऐसी जटिल कहानियों का सामना करते हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि इंसानी व्यवहार कितना अनप्रेडिक्टेबल और कितना बहुस्तरीय हो सकता है।